नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कोविड का संकट कई लोगों की नौकरी का संकट बनकर आया। कई कंपनियों में लेऑफ्स हुए और कई ऐसे लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी जो कि रिटायरमेंट के बेहद करीब थे, यानी अपने 50s में थे। अब ऐसे लोगों की मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि कई तरीके के बड़े लक्ष्यों की प्लानिंग बिगड़ गई। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो पैसा इकट्ठा करना था, अब उसमें भी परेशानी हुई। और भी कई ऐसी दिक्कतें हैं जो कि उम्र के इस पड़ाव पर नौकरी जाने से हो सकती हैं। लेकिन ऐसे में आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे सुधार सकते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आज जो खास मेहमान हैं वो है कर्नल रिटायर्ड संजीव गोविला, CEO हम फौजी इनिशिएटिव। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं आपका आभारी हूँ और मैं सभी जो ऑडियंस यहाँ पे हैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जी सर, आपसे शो में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले क्या खास आज हम जानने वाले हैं शो में, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जानेंगे रिटायरमेंट से ठीक पहले नौकरी गई, क्या करें? रेगुलर आय के लिए क्या विकल्प चुनें? बढ़ती उम्र में इंश्योरेंस की जरूरतें कैसे होंगी अब पूरी? साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग बिगड़ी, क्या किया जाए? संजीव जी, जैसा आप शो की शुरुआत में मैं कह रही थी कि ले ऑफ्स काफ़ी ज़्यादा कंपनीज में हुए, मतलब लोगों की नौकरी काफ़ी ज़्यादा गई कोविड के संकट के समय। क्या ऐसे कारण हैं जो कि ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि 50s में हैं, मतलब रिटायरमेंट के बेहद करीब है, उनकी नौकरी पर आन पड़ी? बिल्कुल, कई सारे रीजन हैं, जिनमें एक रीजन तो सबको पता ही है कि ये जो कोविड हुआ है इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज वित्तीय संकट में आ गई हैं। उसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जब इस तरह की चीजें, कुछ ले ऑफ्स तो होने ही है। अब कौन लोग हैं जिनको वो चाहेंगे कि वो पहले जाएं बाकियों के मुकाबले? जब हम देखते हैं तो अगर पैसे की कमी पड़ती है कंपनीज को, तो कंपनीज उन लोगों को निकालेंगे जो उनके लिए थोड़े ज्यादा महंगे पड़ होते हैं। और वो कंपनीज ये भी सोचती हैं, ठीक है जी, इनको निकाल करके हम युवा लोगों को ले आएंगे जो थोड़ा कम सैलरी के ऊपर आ जाते हैं। कई जगहों पे इस कोविड की वजह से एक पुनर्गठन किया जा रहा है कंपनीज के अंदर। सेक्शंस को, टीम्स को, सबको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिनमें हो सकता है ज्यादा युवा लोगों की जरूरत हो। इसके अलावा कंपनीज जो है अपनी पूरे इंडिया में या जगह जगहों पे जिस तरह से उनकी ब्रांचेस फैली हुई हैं, उनका भी पुनर्गठन कर रही हैं। हो सकता है जो एजिड लोग हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो कहें, लेकिन जिंदगी के सफर की वजह से वो लोग उस आसानी से जाना पाए जो कि एक युवा लोग जाने को तैयार हो। तो कई ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो कि कंपैरेटिवली ओल्डर एम्प्लॉयज हैं उनकी नौकरी गई है। लेकिन आज शो में हम ये समझने वाले हैं कि इस स्थिति में आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे पूरा कर सकते हैं और ख़ास तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट रेगुलर आय की ज़रूरतों को पूरा कैसे इस पड़ाव पर किया जा सकता है। संजीव जी, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कारण तो हमने समझ लिए, लेकिन दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं अब इस स्टेज पर? अगर रिटायरमेंट के नज़दीक नौकरी गई है तो ऐसे कौन से एरिया में दिक्कतें हैं जो कि उभर कर अचानक से सामने आ सकती हैं? जी, मैं शॉर्ट में ये कहूंगा, बहुत सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। देखिए, जीवन की वो अवस्था आ गई है जिसमें खर्च को कम करने के लिए जो जो लचीलापन होता है वो शायद उस उम्र में और उस समय जो जिस तरह की फैमिली की स्टेट होती है उस समय जो है ज्यादा अवेलेबल ना हो। उतना लचीलापन जो कम उम्र की पे होता है वो हो सकता है अवेलेबल ना हो। खर्चे हो गए होते हैं, सेट हो गए होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, काफी सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरी प्रॉब्लम एक आ जाती है, उसी वही समय होता है जबकि आपकी अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, मेडिकल इश्यूज आने लगते हैं, और जो बीमा होता है, जो इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत महंगा हो गया होता है, वो भी दोबारा से एक सिरे से लेना पड़ेगा। कई कई उस समय जो लक्ष्य होते हैं, जिंदगी के फाइनेंशियल गोल्स जो होते हैं, वो चल रहे होते हैं या आने वाले होते हैं, बहुत पास भी हो सकते हैं। अब आपका जो है जॉब चला गया है, क्या आपके पास उस समय इतनी चीजें अवेलेबल हैं कि आप सारी जो भी कमाई आपने की है, जितना आपने सेव किया है, उससे ये सारे पूरे होंगे?
हो सकता है हो जाए, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो गोल्स जो होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स, वो थोड़े से मुश्किल में आ जाते हैं। इसी तरीके से रिटायरमेंट कॉर्पस, हम सभी सोचते हैं कि जी हम इस एज पे रिटायर होंगे, तो हम एक कॉर्पस अपना बना लेते हैं। अब वो कॉर्पस जो है वो नहीं बन पाएगा। तो 2, 4, 5, 7 साल पहले अगर आपको रिटायर कर दिया गया है और आपको कोई और जॉब बाहर मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, तो डेफिनेट बात है कि वो जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो उस तरह से नहीं बन पाएगा जिस तरह से आपने प्लान किया हुआ है। और लास्ट चीज जो मुश्किल आ जाती है कि उस एज पे उसी तरह का जॉब, उतना पेइंग जॉब मिलना एक बहुत मुश्किल चीज हो जाती है, नामुमकिन अगर नहीं है तो। तो ये सारी चीजें जो है मिल करके आपके लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी पैदा करते हैं। जी, तो दिक्कतों की तो हमने बात की कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, इस स्टेज पर अगर ले ऑफ होता है या कंपनी आपको जल्दी रिटायर कर लेती है, काफ़ी रीजंस है जिसकी हमने चर्चा की, तो वो प्रॉब्लम एरियाज कौन से हो सकते हैं। अब इन प्रॉब्लम एरियाज को ठीक करने के लिए या इन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, एक इंडिविजुअल लेवल पर भी संजीव जी, मतलब खुद जो वो शख्स हैं वो खुद, और पारिवारिक स्तर पर भी, मतलब फैमिली भी उस फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक फैमिली में एक मेल मेंबर लूँ, फॉर एग्जांपल उनकी अगर मानिए नौकरी गई है, उनकी वाइफ है जो वर्किंग है और 2 बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस फैमिली सिचुएशन में इस ले ऑफ की स्थिति के आर्थिक संकट को कैसे दूर किया जा सकता है? काफी आर्थिक संकट आएगा, लेकिन बात ये याद रखनी है कि ये जो आपदा आई है ये पूरी फैमिली पे आई है, तो पूरी फैमिली को सबसे पहले इसके ऊपर काम करना है। तो सबसे पहली जो अमूमन बात है, जो बिल्कुल सीधी-सीधी बात है कि अपने डे टू डे एक्सपेंसेस जो भी कम किए जा सकते हैं। देखिए फैमिली में जब हम रहते हैं तो कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, कई तो अर्जेंट होते हैं, कोई बहुत ज़रूरी होते हैं जिनको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जिनको कम किया जा सकता है। तो पूरी फैमिली ने मिल करके उस तरह के एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है और उनको कम करने की कोशिश करनी है। कई फैमिलीज में होता है बच्चे जैसे काम भी कर रहे होते हैं, जो फैमिली का आपने बताया उसमें बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, अभी पढ़ ही रहे हैं। लेकिन कई फैमिलीज के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, या वाइफ काम कर रही होती है हमें वाइफ के पैसे नहीं चाहिए। पर ये जब आ गई आपदा आ गई है तो ऑब्वियसली उनको भी पिच इन करना ही पड़ेगा। इसी तरह से एजुकेशनल एक्सपेंसेस होती हैं, पेरेंट्स कहते हैं नहीं हम आपको बच्चों को आपको लोन नहीं लेने देंगे उसके लिए अगर बड़ा एक्सपेंस है, और हम इस चीज को पूरा सहन करेंगे। अब हो सकता है बच्चों को अपने नाम से जा करके लोन लेना पड़ जाए। तो इस तरह से ये देखिए पूरी जो फैमिली है, ये पूरी फैमिली पिच इन कर रही है, पूरी फैमिली उस चीज को कर रही है। फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर की, सबने बड़े बड़े प्लान्स बनाए होते हैं, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा हम उस तरह की चीजें करेंगे, ये घूमने जाएंगे, ये कार को चेंज करेंगे। उन चीजों को काफी चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। ये तो है जो हम फैमिली के लेवल पे कर सकते हैं। अब अगर हम पोर्टफोलियो के लेवल पे आए, तो पोर्टफोलियो के अंदर जो कुछ भी हम जिस तरह से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को चला रहे थे उसमें क्या चेंज हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा किस तरह की आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और कब वो मैच्योर हो रही हैं, उनके अंदर आपने मंथली बेसिस पे किस तरह का अमाउंट डाल रहे थे। ऑब्वियस बात है जो भी मंथली बेसिस पे जा रहा था वो अब नहीं जा पाएगा, क्योंकि अभी तो घर के खर्चे को ही पूरा करने वाली चीज जरूरी आ गई है। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, अब हमें लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए। महीने का खर्चा चल रहा है, कहीं से कोई हो सकता है पैसा ना आ रहा हो, तो जो हमारा पोर्टफोलियो अभी तक जो कुछ भी हमने सेव किया है उसी में से मंथली बेसिस पे हमने धीरे धीरे पैसा निकालना है। वो पैसा जो हम निकालेंगे वो ही जा करके हमारे घर के खर्चे को पूरा करेगा। इसलिए लिक्विडिटी हमको देखनी है कि कैसे पोर्टफोलियो के अंदर क्रिएट करें, ध्यान से देखना पड़ेगा। हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको रिवर्क करना पड़ेगा, जो गोल्स जिस समय से आ रहे थे उनको खिसकाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जो कॉस्ट्स हैं उनको हमको कम करना पड़ सकता है। तो एक पूरा पोर्टफोलियो का फाइनेंशियल गोल्स का, फाइनेंशियल प्लान्स का हमारा रीजिक हो सकता है शुरू के शौक में हमने अपने इमरजेंसी फंड्स यूज कर लिए हों, उन इमरजेंसी फंड्स को दोबारा से बनाना पड़ेगा। और एक चीज और,
कहीं पे किसी भी तरह से हमें खींच करके अपने जो रिटायरमेंट कोर्पस, मान लीजिए हमने उसको अपने हिसाब से 30 साल के लिए किया था और अब जरूरत हो सकती है 35 साल 40 साल के लिए उनको रिक्रिएट करने की, तो उसी के अंदर खींच के किसी तरह बचाने की भी कोशिश करें। तो इस तरह से पूरी फैमिली को इस चीज में लगना पड़ेगा और अपने पूरे पोर्टफोलियो को और फाइनेंशियल गोल्स को सबको रिक्रिएट, रीजेग, रीबैलेंस करना। तो फैमिली बजट यानी पारिवारिक लेवल पर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे पैसों को लेकर, आर्थिक तौर पर। दूसरा, जो आपका जो अपना पोर्टफोलियो है, निवेश पोर्टफोलियो है, उसमें भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत। रिटायरमेंट से जुड़ा हुआ, लिक्विडिटी से जुड़ा हुआ, मतलब रेगुलर आय, क्योंकि जब नहीं होगी तो रेगुलर आय कहाँ से मिलेगी उसको, और सबसे ज़रूरी इमरजेंसी फंड और हाँ इंश्योरेंस को लेकर भी। इसमें सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर समझ में आ रही है संजीव जी कि सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि अब रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी। मतलब जो महीना दर महीना सैलरी अकाउंट में आती थी वो अब अचानक से आनी बंद हो जाएगी। वो अपने आप में साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली बात होती है। अब कोई ऐसे शख्स जो कि काफ़ी समय से निवेश करते आ रहे हैं, उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें अच्छी खासी रकम भी इकट्ठा हुई है या एक सफिशिएंट अमाउंट इकट्ठा हुआ है, रेगुलर आय के लिए कैसे उसको वो निकाल सकते हैं? यहाँ पर मैं सबसे पहले SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का जिक्र आपसे करना चाहूँगी। रेगुलर आय का जरिया SWP से कैसे किया जा सकता है किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए? स्वाति जी, आपने बहुत अच्छी चीज बोली है। मैं सबको ये कहना चाहूंगा, मान लीजिए जिन शख्स की हम बात कर रहे हैं, उन शख्स ने कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया। मैं ये कहूंगा कि अगर उनका कहीं भी और इन्वेस्टमेंट हो रखा है तो ये टाइम आ गया है म्यूचुअल फंड्स में जाने का। और जैसे अधिकतर लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड्स का मतलब है कि इक्विटी के अंदर डालेंगे, वो सारी बात नहीं है। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं कि इक्विटी और डेट दूसरे दोनों तरह के फंड्स होते हैं और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डाल सकते हैं। जिन लोगों का अपना म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, जो चाहे वो इक्विटी में है या डेट में है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत पावरफुल तरीका होता है जिससे आप जिस तरह का इन्वेस्टमेंट, जिस तरह का मंथली रिटर्न्स, जिस तरह का मंथली अमाउंट निकालना चाहते हैं उस तरह से बड़े आसानी से निकल सकता है। और अगर कभी मान लीजिए बीच में आप किसी तरह का जॉब करने लग गए, छोटे मोटे जॉब मिल गया, रेगुलर जॉब ही मिल गया, तो उस SWP को स्टॉप करना, रीस्टार्ट करना, कम करना, ज्यादा करना, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होती SWP की इसके जैसा टैक्स एफिशिएंट तरीका कोई और कहीं भी नहीं है जिससे आप एक रेगुलर इनकम ले सकते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स देख लें, इंश्योरेंस देख लें या कुछ भी देख लें, बैंक FDs वगैरह कुछ भी देख लें, उनके मुकाबले ये SWP जो होता है एक बहुत ज्यादा टैक्स एफिशिएंट तरीका होता है। मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ऐसे लोग जो इस तरह की सिचुएशन को इस समय फेस कर रहे हैं या करने की नौबत आ रही है, वो SWP को, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान म्यूचुअल फंड्स के, उनको एक बहुत अच्छा लुक दें। जी। तो SWP की हमने बात की, रेगुलर आय का एक विकल्प है। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद हम थोड़ा जिक्र पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का भी करना चाहेंगे। मतलब छोटी बचत योजना से रेगुलर आय क्या मिल सकती है, इसके अलावा मुश्किल समय में इमरजेंसी फंड की अहमियत और इंश्योरेंस की ज़रूरतें उम्र के बढ़ते पड़ाव पर आपको कैसे पूरी करनी है नौकरी जाने के बाद, इस पर चर्चा थोड़ी देर में। तो रिटायरमेंट के बेहद करीब नौकरी गई, इस मुसीबत से कैसे पार पाया जा सकता है फाइनेंशियली? हमारे साथ संजीव गोबिला आज हैं खास मेहमान। संजीव जी, SWP मतलब रेगुलर आय का ऐसा जरिया जिससे मंथली इनकम की कमी को पूरा किया जा सकता है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स में POMIS ये स्कीम कैसी है? क्योंकि इसमें भी अभी मौजूदा 6.6% ब्याज है, जो कि इस लो इंटरेस्ट रजीम में हम ये समझेंगे कि ठीक ठाक ही ब्याज दे रहा है वो। बिल्कुल ठीक बात कही है स्वाति जी आपने। ये एक काफी अच्छा ब्याज है और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक बहुत अच्छा एवेन्यू है। अगर कोई ये चाहता है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट टाइप सेफ्टी चाहिए इस समय, जब मेरे पास जॉब नहीं है और आगे का फ्यूचर का कुछ नहीं पता है, बस एक चीज आपको ये ध्यान रखनी होती है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर 2 इश्यूज होते हैं।
सबसे पहला इशू ये होता है कि आपको जो कुछ भी मिलेगा वो पूरी तरीके से टैक्सेबल है। और दूसरी चीज ये है, आपको बहुत लिमिटेड एक अमाउंट उसके अंदर डाल सकते हैं। आप 4.5 लाख रुपए पर हेड डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर और कोई किसी तरह की एज की या कोई लिमिट नहीं है, तो आप अपने लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग अकाउंट क्रिएट करके एक अच्छी आय बना सकते हैं, लेकिन एक अमाउंट के अंदर 4.5 लाख है। अगर हम सब तरह की स्कीम्स देखें तो उसमें पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से कम है, उनके लिए एक अच्छा है। अगर 60 साल से ऊपर है, वैसे तो रिटायरमेंट नॉर्मली हो ही जाता है, रेगुलर रिटायरमेंट, बट अगर कोई है जिनकी उससे ऊपर है, तो फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये दो भी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं देखने को। ओके, तो रेगुलर जो आय है उसके विकल्प में SWP या फिर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, इसमें क्योंकि कोई भी किसी भी अक्रॉस एज द ग्रुप निवेश कर सकता है, तो उम्र के किसी भी पड़ाव में रेगुलर आय के लिए आप इसमें निवेश की सोच सकते हैं जब आपको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, किसी के आगे ऐसी सिचुएशन आ गई है संजीव जी कि 50s में नौकरी चली गई है, तो ऐसे में जो सेफ्टी नेट्स होते हैं या मुसीबत के समय का सहारा क्या हो सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले इमरजेंसी फंड की बात की थी। ये इमरजेंसी फंड जो है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभी कुछ हो गया इसका मतलब ये नहीं आगे कुछ नहीं। जिंदगी हम सब जानते हैं, आगे हो सकता है और कुछ और चीज आ जाए, किसी नए सिरे से, नए तरीके से कोई और आपदा आ जाए, तो इमरजेंसी फंड को सबसे पहले रिक्रिएट करना बहुत जरूरी है, अगर वो यूज अप हो गया है। अगर वो यूज अप नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अगर हमें मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारी जो भी संचय किया है हमने अपने पैसे का, वो उसमें से एक बहुत बड़ा पार्ट भी जा सकता है। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है, और अभी इसलिए जरूरत है क्योंकि अधिकतर लोग जो कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसी के बेसिस पे चलते रहते हैं। अब कंपनी का जॉब तो चला गया, तो मेडिकल इंश्योरेंस जो है बिल्कुल वो खुला हुआ है, हमें वो जरूर लेना है इमीडिएटली। ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ और इंश्योरेंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे अपना लाइफ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे नाम से ही पता लगता है, ये सारी चीजें जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। जो लोग इस तरह की सिचुएशन नहीं फेस कर रहे हैं उन्हें भी ले लेना चाहिए, और जिन्होंने फेस किया उन्हें इमीडिएटली देख करके इन चीजों में चले जाना चाहिए। जो कुछ भी हमने आगे के लिए सोचा था, ये खरीदेंगे, नई कार खरीदेंगे, वो सब कुछ खरीदेंगे, फाइनेंशियल प्लान को रीजिग करना, फाइनेंशियल प्लान को रीबैलेंसिंग करना बहुत जरूरी हो गया है। जिन चीजों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है उन चीजों को पोस्टपोन करना जरूरी हो गया है। और एक लास्ट चीज जो आ जाती है, अधिकतर लोग अपनी टैक्स सेविंग ईपीएफ वगैरह के थ्रू करते हैं। ईपीएफ, जब अब इस समय ईपीएफ, जॉब जाने की वजह से ईपीएफ भी खत्म हो जाता है, तो हमें यह भी देखना होगा कि हम अपनी टैक्स सेविंग, अगर हम टैक्सेबल ब्रैकेट में आते हैं जहां से भी हमारी इनकम आ रही है, तो हमें वो टैक्स सेविंग को भी दोबारा से देखना पड़ेगा। ये कुछ मुश्किल समय के साथी हैं संजीव जी, जैसा आपने बताया कि जिनकी ध्यान रखने की ज़रूरत है, इमरजेंसी फंड, मेडिकल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस प्लान और टैक्स सेविंग के इन्वेस्टमेंट्स। अब इंश्योरेंस पर अगर थोड़ा सा हम रोशनी डालें और ज़्यादा, अब मानिए किसी का ऑफिस का मेडिक्लेम पॉलिसी थी, अब नौकरी नहीं रही तो मेडिक्लेम पॉलिसी भी नहीं रही, तो ऐसे में बढ़ती उम्र के साथ तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ता है। क्या ये समझदारी होगी कि जो पहले ऑफिस की मेडिक्लेम पॉलिसी या ऑफिस से जो इंश्योरेंस प्लान था उसको पोर्ट करा दिया जाए और उसको आगे कंटिन्यू रखा जाए? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब आप पोर्ट कराएंगे इस तरह की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को और खुद अपने प्रीमियम को देना शुरू करने का अपना प्रपोजल देंगे कंपनी को, अधिकतर कंपनीज इस चीज को आगे लेके वहीं से चल देती है। इससे कई फायदे हो जाते हैं। पहला तो आपको सडनली नई पॉलिसी लेने का प्रीमियम का थोड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि पहले से चल रही है, हो सकता है बोनस वगैरह हो, कंपनी हो सकता है मान ले इस बोनस को लेने का। नंबर 2 बात ये आ जाती है कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज
केसेस वगैरह जो होती हैं, बहुत चांसेस हैं कि कंपनी उनका जो बैन होता है, उनका जो मिनिमम पीरियड होता है लॉक इन वाला, उसको वेव ऑफ कर दें। तीसरी चीज ये होती है कि लोअर प्रीमियम होने की वजह से आपकी कवरेज फिर से जो है एक अच्छी कवरेज लोअर प्रीमियम पे मिल जाए। मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर बहुत जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उस तरह से बहुत तेजी से मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है। जॉब नहीं है तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसमें एक शायद मदद इसमें भी हो सकती है संजीव जी कि बच्चे अगर वर्किंग हैं तो उनकी मेडिक्लेम पॉलिसी में जो पेरेंट्स है अपना नाम ऐड करवा के कवरेज ले सकते हैं। ये भी एक बेहतर जरिया हो सकता है अपने आप को कवर कराने का। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है स्वाति जी आपकी तरफ से। ये भी हो सकता है जैसे कंपनीज, मान लीजिए बच्चे कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनका जॉब चल रहा है या उन्होंने कोई जॉब लिया है। अधिकतर अच्छी कंपनीज जो हैं वो इस तरह की फैसिलिटी देती हैं कि आप एक छोटे से प्रीमियम की पेमेंट पे अपने पेरेंट्स को, अपनी स्पाउस को, बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं, या कई कंपनीज तो ये कवरेज दे भी देती हैं डायरेक्टली। तो हो सकता है ये सारा जो इतना बड़ा खर्चा है मेडिकल इंश्योरेंस का, वो काफी हद तक कम हो जाए या बिल्कुल ही खत्म हो जाए आपके लिए। तो ये सारे एवेन्यूज जो है हर तरीके से देखने पड़ेंगे, जो कुछ भी आपको बेस्ट अवेलेबल हो सकता है। तो आखिर में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी क्या की जा सकती है? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मूल मंत्र है वो यही होता है कि किसी भी मुसीबत के समय के लिए पहले से ही तैयार रहना। अब किसी को तो पता नहीं था कि कोविड का समय आएगा और किसी को ये पता नहीं होता कि आगे क्या होने जा रहा है फाइनेंशियल लाइफ में। तो तैयार रहने के लिए किन मुख्य बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो फाइनेंशियल प्लानिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इस तरह की आपदाओं के लिए, विपत्तियों के लिए ही मिलने के से जूझने के लिए बनाए गए होते हैं। इसका मतलब जिन लोगों ने इस तरह का फेस नहीं किया है उन्हें समझ जाना चाहिए कि कहीं भी किसी भी तरह की मुसीबत किसी भी फॉर्म में आ सकती है। तो एक बहुत बढ़िया तरीके से अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं, खुद भी बैठ के बना सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, और उसके अंदर इमरजेंसीज, कंटिजेंसीज जो हो सकती हैं, जो सोच सकते हैं, उनको डालें। उन सब के लिए सबसे पहली चीज जो हमने कई बार बोली है आज, एक अच्छा इमरजेंसी फंड होना चाहिए क्रिएटेड। जो आप सोचते हैं कि इतने पैसे की मुझे सडन जरूरत हो सकती है, उसको क्रिएट करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज है कि हमारे अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट्स अलाइन करनी चाहिए। हमारी एज, रिस्क प्रोफाइल, मार्केट कंडीशंस, ये जो तीन चीज मेन चीज जो होती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, उसके हिसाब से जो है हमारी इन्वेस्टमेंट्स अलाइन होनी चाहिए चेंजिंग सिचुएशंस के हिसाब से। जहां तक हो सके उधार, कर्ज जितना हम अवॉइड कर सकें उतना बढ़िया है। सस्ता एक कर्जा मिल रहा है तो हम लोग जाके ले लेते हैं, वो सारा अवॉइड करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपदा किसी भी फॉर्म में आ सकती है। करेक्ट तरीके की करेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज लीजिए अपने लिए। लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, क्रिटिकल इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ये 5 इंश्योरेंसेस बहुत बहुत जरूरी है। और उसके अलावा रिटायरमेंट पर्पस को बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा अपने जो जॉब है उसके पहले महीने से ही रिटायरमेंट पर्पस को थोड़ा करके क्रिएट करना शुरू कर दें। अगर हम ये बस छोटे से प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेंगे तो कोई रीजन नहीं है कि इस तरह की जब हमें मुश्किलें आएंगी तो हम एकदम से घबरा जाएंगे या हम उनको फेस नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल। बिल्कुल, और जिन लोगों ने पहले से ही अपने फाइनेंशियल लाइफ को ढंग से रखा होगा, बिल्कुल तरीके से रखा होगा, हो सकता है वो ऐसी स्थिति को बेटर तरीके से मैनेज कर पाए हों। लेकिन अगर फिर भी मुसीबत है बहुत ज़्यादा तो उसको अभी भी कुछ छोटे छोटे कदमों से ठीक किया जा सकता है। और इन तमाम बारीकियों को समझाने के लिए संजीव जी, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।